हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निगम ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम्स। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम्स, यानी कि ग्लोबल जस्टिस सिस्टम्स। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम क्या क्या इसके अंदर कवर करने वाले हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम्स के बेसिक्स क्या क्या हैं, कौन कौन मेजर मेंबर्स हैं जो इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम्स का पार्ट हैं, या फिर क्या उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, और क्या मेजर रिसेंट चेंजेस अगर उसमें कुछ हुआ है तो, और इंडियन पोजीशन क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लेट बिल्कुल नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम्स का है वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसे ICC भी बोला जाता है। तो अगर उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स की आप बात करो कि क्या होता है ICC, तो इट वाज फॉर्म्ड ICC is governed by an international institute as the Rome Statute forced in July 2002। तो it came into force in July 2002। इसका अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें तो हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर्स है। और एक इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपके साथ शेयर ये करना चाहूँगा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं मेनली जो लॉ से रिलेटेड हैं, जहाँ पे मान लीजिए कोई कोर्ट की बात हो रही है, कोई इंटरनेशनल कोर्ट की बात हो रही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि उनका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड हेग में ही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ट्रिक याद कर सकते हो ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, क्योंकि अक्सर हेडक्वार्टर वगैरह पूछते रहते हैं। ठीक है, अगर ICC की बात करें तो इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल दैट इन्वेस्टिगेट्स एंड ट्राइज पीपल चार्ज विद सीरियस एंड ग्रेव क्राइम्स। तो जो बहुत सी कोई ग्रेव और सीरियस क्राइम्स होते हैं, लाइक जीनोसाइड हो गया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया, वॉर क्राइम्स और क्राइम ऑफ एग्रेशन, जो इस तरह के जो हीनियस क्राइम्स हैं जिसमें कई सारे लोगों की जानें जहाँ इन्वॉल्व होती हैं, उन लोगों का जो है इन्वेस्टिगेशन वगैरह वो ICC में ही होता है। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें, जैसे क्या होता है फ्रेंड, अगर आप अपने नेशनल लेवल पे बात करो तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जहाँ पे सब चीज़ें गवर्न होती है, कोई क्राइम करता है। तो इंटरनेशनल ऐसी कौन सी संस्था है जो इन सब चीज़ों के, इस तरह के वॉर क्राइम्स हैं, जीनोसाइड है, उनको कवर करता है? तो ये फर्स्ट ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल जो क्राइम्स जो हैं उनको कवर करता है। ठीक है, स्टेट्स बिकम पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट बिकम मेंबर ऑफ ICC। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट्स रोम स्टैट्यूट की जो पार्टी थी वो ICC की मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इसके क्या मेजर एम्स हैं और क्या इसका ऑब्जेक्टिव था इसको बनाने के पीछे। तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि टू इंश्योर द वर्स्ट प्रिपरेटर्स आर हेल्ड एंड अकाउंटेबल फॉर देयर क्राइम्स, यानी कि जो इस तरह से कोई प्रिपरेटर्स जो हैं, जो मतलब जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोई जीनोसाइड किया हुआ है या फिर कोई वॉर क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्हें अकाउंटेबल ठहराया जा सके। ठीक है, तो इसी तरह से फ्रेंड्स, और इसका जो इंपॉर्टेंट एम और ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि टू सर्व एज अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिसॉर्ट दैट कैन इन्वेस्टिगेट, prosecute and punish the preparators of genocide, war crimes and crimes against humanity। यानी कि मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा कोई इंटरनेशनली क्राइम हो रहा है कि कोई रिफ्यूजीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया हो या फिर उनके साथ कोई ऐसा अत्याचार हुआ हो, तो उस चीज़ का लास्ट रिसॉर्ट जो है उसे ICC को समझा जाता है कि अगर कहीं कुछ नहीं सुना जा रहा है तो ICC में मैटर्स को ले आया जा सकता है, और जो प्रिपरेटर्स हैं उनको मतलब अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है या फिर उनके लिए कोई सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। और इट ऑल्सो असिस्ट इन नेशनल जुडिशरीज इन द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ प्रिपरेटर्स। कई बार फ्रेंड्स ऐसा भी होता है, मान लीजिए कोई इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस या नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई डिस्प्यूट है और जिसमें जो नेशनल जुडिशरी है उनको लगता है कि उन्हें हेल्प चाहिए ICC की, तो वहाँ पे ये एडवाइजरी के तौर पे भी काम करता है कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। एक्सपर्ट्स जो होते हैं या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कोई जजेस जो रहते हैं वो उसमें भी एडवाइजरी का काम करते हैं, और इस तरह से ये होता है कि नेशनल जुडिशरीज भी जो है वो हेल्प लेती हैं ICC की। और इट अलाउज स्टेट्स टू बी द फर्स्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट एंड हेल्प प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी बाय डेटरिंग पोटेंशियल प्रिपरेटर्स। यानी कि एक डेटरिंग इफेक्ट ये क्रिएट करता है जो पोटेंशियल प्रिपरेटर्स होते हैं, ताकि जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो है वो अच्छे से हो सके और एक तरह से इंटरनेशनली या नेशनली जो पीस और जो सिक्योरिटी है वो एक डेवलप हो सके। फ्रेंड्स, और एक इंपॉर्टेंट नोट जो इससे ICC में आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द ICC। इंडिया ऑफिशियली इसका मेंबर नहीं है, और मलेशिया है, जो मलेशियन कंट्री है, जो इट हैज़ बिकम द 124th मेंबर ऑफ ICC। मैनी कंट्रीज साइटिंग अबाउट बायसनेस ऑफ ICC। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि कुछ कंट्री ऐसी हैं जो इसके खिलाफ बायसनेस की बात करती हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा
कि ये एक कॉमन टेंडेंसी है कि आप अगर पावरफुल हैं तो आपके लिए लॉज भी आपके हिसाब से चलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आईसीसी में देखा गया है और बहुत सी कंट्रीज़ ने इसकी कंप्लेन भी करी है कि ये ऐसे लोगों को ज़्यादा अकाउंटेबल बनाता है जिनका इन्फ्लुएंस कम है, या वो डेवलपिंग है, या फिर वो एक तरह से उतना इन्फ्लुएंस कंट्रीज़ नहीं हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी उनको ज़्यादा जल्दी उसको अकाउंटेबल ठहरा दिया जाता है, ना कि जो बड़ी सुपर पावर्स हैं उनको इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता है। तो ये इस तरह से एक बायसनेस भी देखी गई है आईसीसी में, ठीक है। फॉर इसका एग्जांपल जैसे बुरुंडी हो गया, फिलीपींस हो गया, ये कुछ मेन एग्जांपल थे जिनको ऐसा लगता है कि बायसनेस है देखी जाती आईसीसी की एक्टिविटीज़ में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे आईसीजे भी बोलते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लॉ, ठीक है। तो आईसीजे इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इस्टेब्लिश्ड इन 1945 बाय यूएन चार्टर, स्टार्टेड वर्किंग ऑन 1946, यानी कि 1945 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हो गया था और इसका जो इन्फोर्समेंट और जो वर्किंग प्रोसेस जो थी वो 1946 से शुरू हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है पीस पैलेस हेग नीदरलैंड में है। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि जो इस तरह के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स कोई हैं, या आईसीजे है, या फिर कोई जो ग्लोबल जस्टिस सिस्टम के रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं, वो उनका मेनली जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड हेग में ही होता है। ये मतलब एक कॉमन फॉर्मूला है, एक ट्रिक भी है, ठीक है। और इट इज़ द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन विच इज़ नॉट सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। अच्छा, मोस्टली क्या है कि यूएन के जो ऑर्गन्स हैं, जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, वो न्यूयॉर्क में ही सिचुएटेड है, बट ये एक एक्सेप्शन क्रिएट कर देता है कि ये नीदरलैंड हेग में सिचुएटेड है। तो इट हैज़ 193 स्टेट पार्टीज एंड करंट प्रेसिडेंट इज़ रॉनी अब्राहम। तो ये आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि करंट प्रेसिडेंट कौन है। अक्सर आप देखेंगे अगर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं आप जुडिशरी के प्री में, या फिर आप इवन आपकी यूपीएससी में भी अगर पूछता है, तो ये जो होता है कि प्रिंसिपल इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन करंट मेंबर कौन है, करंट उसका प्रेसिडेंट कौन है, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, ये जो एक कॉमन क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो अभी जो प्रेसिडेंट है वो रॉनी अब्राहम है, और जो स्ट्रेंथ है इट हैज़ 193 स्टेट पार्टीज, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो द कोर्ट इज़ कंपोज ऑफ 15 जजेस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने जजेस होते हैं आईसीजे में। तो इट हैज़ 15 जजेस फॉर द टर्म्स ऑफ 9 ईयर्स। जो उनका टेन्योर है वो 9 ईयर्स का होता है, और ये जो अपॉइंट होते हैं वो यूनाइटेड जनरल असेंबली और यूएनएससी से होते हैं ये लोग अपॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की आप बात करो तो वो क्या है कि इट हेल्प्स इन सेटलिंग द लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड बाय स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ, एडवाइजिंग ऑन लीगल क्वेश्चंस ब्रॉट बाय ऑथराइज्ड इंटरनेशनल ऑर्गन्स एंड एजेंसीज। अच्छा, क्या है फ्रेंड्स, आईसीसी एक देखो, आपने आईसीसी के बारे में बात करी, अब आईसीसी की अगर हम देखें तो क्या ये करता है कि ये जो मान लीजिए 2 स्टेट्स हैं, ठीक है, ऑफ 2 कंट्रीज़ को हम जानते हैं, आप स्टेट्स ही बोलते हो, तो उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको सेटल करने में ये आईसीसी का बड़ा रोल रहता है, ठीक है। और कोई भी मान लीजिए डिस्प्यूट आ रहा है जो जिसमें दो कंट्रीज जो है इन्वॉल्व हो रही हैं, या उनके बीच में अमंग्स कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, तो उसको सेटल करने में आईसीजे हेल्प करता है। और आईसीजे हैज़ जुरिडिक्शन ओवर ऑल द केसेस अदर देन दीज गिवन बिलो। तो क्या है फ्रेंड्स, आईसीजे का जो जुरिडिक्शन है बहुत वाइडर है, बट कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आईसीजे का जुरिडिक्शन नहीं होता है। वो एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं फ्रेंड्स, डिस्प्यूट्स इन रिगार्ड टू विच द पार्टीज टू डिस्प्यूट हैव agreed or shall agree to have recourse to some other method or methods of settlements। फ्रेंड्स, जैसे आपने नेशनल लेवल पे देखा होगा कि आपको जैसे आप नेशनल जुडिशरी, मान लीजिए आप अगर कभी भी ग्लोबल जस्टिस सिस्टम भी पढ़ रहे हैं तो उसको आप अगर आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से समझना है, तो आप उसको कंपेयर करके देखो अपने नेशनल लेवल पे। जैसे अपनी इंडियन जुडिशरी की आप बात करो तो वहाँ पे क्या है, कोर्ट में जाने का आपका ऑप्शन होता है, बट दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि अगर कोई इंसान चाहता है कि उनका डिस्प्यूट जो है वो इजीली सेटल्ड हो जाए, इजीली रिजॉल्व हो जाए विदाउट गोइंग टू द कोर्ट, तो उनके पास आर्बिट्रेशन का ऑप्शन होता है। वहीं यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है कि अगर कहीं पे कोई जो पार्टीज दो स्टेट्स हैं वो अगर ये चाहते हैं कि वो कोर्ट में जाना नहीं चाहते, बट वो एक आर्बिट्रेशन से या फिर एक मीडिएशन से किसी तरह से एक दूसरे अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड से अगर वो उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आईसीजे का जो आपका वो है क्या नाम जुरिडिक्शन है वो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा इसका एक्सेप्शन ये हो जाता है फ्रेंड्स कि डिस्प्यूट्स विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट विच इज़ और हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशंस, यानी कॉमनवेल्थ नेशन जो हैं उनको इम्यूनिटी है, जहाँ पे आईसीजी जो है वो आईसीजे का जो जुरिडिक्शन है वहाँ पे काम नहीं करता है। इसी तरह से फ्रेंड्स डिस्प्यूट्स इन रिगार्ड टू मैटर्स विच आर एसेंशियली विद इन द डोमेस्टिक जुरिडिक्शन ऑफ द इंडिया। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि सोवरेनिटी की बात यहाँ पे एक तरह से है कि अगर कोई मान लीजिए डोमेस्टिक डिस्प्यूट है तो वहाँ पे आईसीजे का मतलब जो है वो जुरिडिक्शन नहीं बनता है, वो उसको वो आप नेशनल लेवल पे, सॉवरेन लेवल पे ही आप उसको रिजॉल्व करते हो, ठीक है।
यानी कि दो पार्टीज़ का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, दो दो इंटरनेशनल पार्टीज़ का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई नेशनल डिस्प्यूट है, कोई विद इन दी बाउंड्री ऑफ कंट्री की कोई बात है, तो वहाँ पे आईसीजे का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। और इसका क्या है कि कुछ एक्सेप्शन ये हैं कि डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू और कनेक्ट विद द फैक्ट्स और सिचुएशंस ऑफ हॉस्टिलिटीज़, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शन टेकन इन सेल्फ डिफेंस, रेजिस्टेंस टू एग्रेशन, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय इंटरनेशनल बॉडीज एंड अदर सिमिलर और रिलेटेड एक्ट्स। तो देखो ये कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आईसीजे की बात नहीं होती। मान लीजिए कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट है या फिर कोई सेल्फ डिफेंस में कुछ किया गया है, मान लीजिए दो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो एग्जाम्पल यूक्रेन रशिया का चल रहा है, ठीक है। बट अगर वहाँ पे ऐसा कुछ, मान लीजिए दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहा है और उस वॉर से बचने के लिए डिफेंस में कुछ किया गया है, तो वहाँ पे फिर आईसीजे का रोल खत्म हो जाता है कि वो एक आप सेल्फ डिफेंस में कुछ काम कर रहे हो, तो ऐसे में वो चीज़ एक्सेप्शन में आ जाती है, ठीक है। तो यानी कि कोई कंट्री है अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए मान लीजिए कोई मेजर लेता है, तो वहाँ पे वो आईसीजे में वो चीज़ नहीं जाएगी। जैसे देखो अगर आप इंडियन नेवल पे अगर आप उसको एग्जांपल देखो, जैसे उरी अटैक हुआ था, ठीक है। मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया कि और उस चीज़ से कोई सर्जिकल स्ट्राइक करी, तो वहाँ पे देखते हो कि आईसीजे का रोल नहीं, वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं उसको, आप इंटरनेशनल लेवल पे मतलब उसको क्रिटिसिज्म भी होगा और लोग अपनी अपनी तरह से अपने ओपिनियंस और डिस्प्यूट देंगे। मगर अगर जहाँ पे बात आ रही है कि हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच हो रही है, तो वहाँ पे आईसीजे जो है का रोल कम हो जाता है, ठीक है। और अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्वेश्चन अक्सर बन जाता है कि कौन कौन से इंडियन जजेस रहे हैं या क्या हिस्ट्री रही है कि कौन कौन से इंडियन जजेस थे जो क्या नाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पार्ट रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखें अगर आप इनिशियल टाइम से, तो सर बेनेगल राव जो थे वो 1952 से 53 तक आईसीजे के जज रहे हैं। नगेंद्र सिंह जी जो थे वो 1973 से 1988 तक का टेन्योर था उनका, वो रहे हैं। रघुनंदन स्वरूप जी स्वरूप पाठक जो थे 1989 से 1991 तक आईसीजे के जज रहे हैं। जज दलवीर भंडारी जो थे वो 2012 से लेके अभी तक वहाँ पे आईसीजे के जो जज हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अब बात आती है कि एक बार स्लाइड जो है वो हम कंपैरिजन कर लेते हैं आईसीसी और आईसीजे में क्या डिफरेंस है। दोनों ऑल्दो सिमिलर लगते हैं, बट हाँ उनमें मेजर एक डिफरेंस है। एक तो ये है कि फ्रेंड्स की अच्छा हेडक्वार्टर, जैसे मैंने बताया था कि हेडक्वार्टर दोनों का सेम हेग में ही है, और किस तरह के केस टाइप्स आईसीसी लेता है और किस तरह के केस टाइप्स जो है वो आईसीजे में जाते हैं। तो कि आईसीसी में मेनली क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, जैसे मैंने बताया कि कोई जीनोसाइड है या इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स जो अगर कोई कर रहा है तो वो आईसीसी में जाता है मैटर। और सब्जेक्ट मैटर्स क्या रहता है आईसीसी में, जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड द क्राइम्स ऑफ एग्रेशन। इसी तरह से केस टाइप अगर आप आईसीजे की बात करें तो कंटेंशियस जो इश्यूज होते हैं दो स्टेट्स के बीच में वो, और कोई कहीं पे एडवाइजरी ओपिनियंस के, मान लीजिए जैसे सपोज करिए कि इंडिया और पाकिस्तान में डिस्प्यूट्स है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि आईसीजे बीच में इन्वॉल्व होकर एक एडवाइजरी ओपिनियन दे सकता है, जैसे कि मान लीजिए जो कश्मीर डिस्प्यूट था, ठीक है, या है, तो उस तरह से वहाँ पे क्या हो सकता है कि वो अपना एडवाइजरी ओपिनियन दे सकते हैं जहाँ पे ज़रूरत लगती है कि दो नेशन आपस में बैठ के उस या अपने उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे आईसीजे का रोल आ जाता है, ठीक है। और इसमें अगर सब्जेक्ट मैटर्स की बात करें कि आईसीजे के सब्जेक्ट मैटर्स क्या हैं, तो मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं, सॉवरेनिटी, नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रेड, ट्रीटी वायलेशन एंड ट्रीटी वायलेशंस, इंटरप्रिटेशंस, ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा। जहाँ पे कहीं मान लीजिए ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तब वहाँ भी आईसीजे का रोल रहता है, ठीक है। और हालांकि आईसीसी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो मेनली अगर देखा जाए तो क्राइम से रिलेटेड है, और उसमें भी जो अगर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है या वॉर क्राइम्स हो रहे हैं या जीनोसाइड हो रहा है, तो ये बात हो गई आईसीसी और आईसीजे के बीच में कंपैरिजन की। और अगर फंडिंग की बात करें तो आईसीसी को जो फंडिंग मेनली है वो मिलती है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पार्टीज टू द रोम स्टैट्यूट। जो जैसे रोम स्टैट्यूट की जो पार्टीज हैं उनके बीच में कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूट करते हैं वो, उससे जो है इसकी फंडिंग होती है आईसीसी की। तो ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अगर यूएन जो है वो भी कर सकता है, अगर यूएन अगर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करता है तो वो भी आईसीसी में डिपॉजिट हो सकता है। और फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो हैं वो आईसीसी को फंड करते हैं। इसी तरह से जो आईसीजे जो है वो प्रिंसिपल ऑर्गन है आईसीजे यूनाइटेड नेशन का, तो इसकी जो फंडिंग होती है वो यूनाइटेड नेशन से ही होती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो जैसे मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया था जब मैं आईसीसी कवर कर रहा था कि या आईसीजे की जो मैं एक्सेप्शन बता रहा था कि जहाँ पे मान लीजिए ऐसा है कि जो दो स्टेट्स हैं जिनके बीच में कोई डिस्प्यूट है वो नहीं जाना चाहते हैं कोर्ट के माध्यम से, तो वो आर्बिट्रेशन की हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपने इटालियन मरीन केस सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में था, तो उसमें क्या था कि फ्रेंड्स आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की हेल्प ली गई थी, ठीक है। तो उसमें आर्बिट्रेशन से ही चीज़ें मतलब रिजॉल्व करी गई, और जो उसके डिस्प्यूट्स थे वो इंटरनेशनली आर्बिट्रेशन के थ्रू हुए थे। तो ये क्या है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो इसी तरह की एक बॉडी है। तो इसमें क्या है इसके बारे में देख लेते हैं एक बार कि इट इज़ एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द ट्रीटी एट द फर्स्ट हेग
पीस कॉन्फ्रेंस इन 1899। तो 1899 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका भी हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स वो दी हेग नीदरलैंड में है। तो इट इज़ नॉट अ कोर्ट इन द ट्रेडिशनल सेंस। अब जैसे आईसीजे आपने देखा, आईसीसी देखा, वो एक तरह से कोर्ट ही है, ठीक है, बट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। ये एक एडीआर मैकेनिज्म से जो मेथड है, जहाँ पे कि प्रॉपर कोर्ट जैसी फंक्शनिंग नहीं होती है। बस इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो डिस्प्यूट सॉल्विंग है, मगर इट इज़ नॉट द ट्रेडिशनल सेंस, इट इज़ नॉट ए कोर्ट इन द ट्रेडिशनल सेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो बट अ परमानेंट फ्रेमवर्क फॉर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिजॉल्व स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स का जहाँ पे जो स्पेसिफिक डिस्प्यूट उनको रिजॉल्व करते हैं, बट कोर्ट जैसा इसका फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ द पीसीए इन 1950। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है फ्रेंड्स कि इंडिया जो है वो इसका पीसीए का मेंबर कब बना। तो ये 1950 में इंडिया जो है वो पीसीए का मेंबर बना। इंडिया जो है वो पीसीए की पार्टी है और पीसीए हैज़ अ ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएन, यानी कि पीसीए का जो ऑब्जर्वर स्टेटस है यूनाइटेड नेशंस में। एक इंपॉर्टेंट केस था फ्रेंड, एनरिका लेक्सी केस। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट हैड एक्सेप्टेड द कंपनसेशन ऑफ ₹10 करोड़ डिपॉजिटेड बाय द इटालियन गवर्नमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मतलब इसका एग्जाम्पल भी हो जाता है। और अगर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि क्या इसका एम और ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट द आर्बिट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। तो ये क्या करता है कि आर्बिट्रेशन जो होता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को उसको फैसिलिटेट करता है। पीसीए सीक्स टू फैसिलिटेट आर्बिट्रेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन इन्वॉल्विंग वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट एंटिटीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट पार्टीज, यानी कि हर तरह की चीज़ का जो वाइडर है बड़ा परव्यू, कि काफ़ी सारी मान लीजिए पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट्स है, जो इंटरनेशनल पार्टीज़ हैं या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनमें कोई डिस्प्यूट्स है या फिर कोई दो स्टेट्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहाँ पर ये अपना रोल प्ले करता है। अगर आप एग्जांपल के तौर पे बात करो तो किशनगंगा आर्बिट्रेशन विद पाकिस्तान अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, वहाँ पे इसका पीसीए का रोल रहा था। द मैरीटाइम बाउंड्री डिलिमिटेशन विद बांग्लादेश एंड द इटालियन मरीन्स के, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो फ्रेंड्स ये था आपका ओवरऑल मेन जो इसके ऑर्गन्स थे इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम्स के और ग्लोबल जस्टिस सिस्टम के, तो ये मैंने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने एलएलएम फ्रेंड्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स या जुडिशरी एस्पिरेंट के साथ जरूर शेयर करें। और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।